अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद स्वाड। मैं हूँ साजिद अली, आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल साजिद स्वाड की तरफ से। आज मैं आपके लिए सारे अहम टॉपिक एचएम के एक ही क्लास में लाया हूँ। इन क्लास को गौर से देखना है और एचएम की टेस्ट में बैठ जाना है। इंशाल्लाह अज़्वजल अल्लाह अज़्वजल आपको ज़रूर कामयाब करेगा अगर ये क्लास कंप्लीट सुन लिया तो। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज़ अ पर्सनल मैटर विच वेरियस फ्राम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव वे इज़ द प्रोसेस दैट हेल्प्स। रिफ्लेक्टिव वे जो है किस चीज़ में हेल्प करता है? टीचर की हेल्प करता है। रिफ्लेक्सिव जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हर रोज़ की रूटीन लिखते हैं, आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, कल में से क्या पढ़ा। तो एक तरीक़ेकार होता है, वो टीचर को हेल्प करता है। और उसके बाद इट हेल्प्स टीचर टू रिकग्नाइज द गैप्स, चैलेंजेस, सक्सेस। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ इट की जगह पर रिफ्लेक्टिव्स लिखा होगा तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा। जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो हेल्प करता है टीचर की रिकग्नाइज गैप करने में, चैलेंजेस में, सक्सेस में। और उसके बाद है गिब्स मॉडल शोज़। गिब्स मॉडल जो है वो शो करता है रिफ्लेक्ट बाय यूजिंग साइक्लिक प्रोसेस। गिब्स एक मॉडल है जो पेश किया गया जिसमें एक साइक्लिक प्रोसेस था, किस तरह से जो है रिफ्लेक्टिव पेश किया जाए। उसके बाद 5 नंबर पर है गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल इज़ प्रिपेयर्ड बाय। जो गिब्स का रिफ्लेक्टिव मॉडल था वो एक यूनिवर्सिटी ने प्रिपेयर किया था जिसका नेम था द यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग। एडनबर्ग यूनिवर्सिटी जो थी उसने गिब्स रिफ्लेक्टिव मॉडल जो था प्रिपेयर किया था। उसके बाद 6 नंबर है गिब्स मॉडल हैज़। गिब्स मॉडल में 6 स्टेज है। एक गिब्स मॉडल है जिसकी 6 स्टेजेस हैं और बहुत ही अहम टॉपिक है ये भी गिब्स मॉडल। तो आप इसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, थ्योरी में भी क्लास बनाऊँगा इसके, ठीक है। तो उसके बाद है गिब्स मॉडल स्टार्ट्स फ्रॉम। गिब्स मॉडल जो स्टार्ट होता है वो डिस्क्रिप्शन से होता है। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद फीलिंग, इवोल्यूशन, एनालिसिस, कंक्लूजन, एक्शन प्लान। इस तरह से गिब्स मॉडल है। उसके 6 स्टेज है और ये जो है रिफ्लेक्शन का एक प्रोसेस है, तो इससे ये फ़ायदा होता है। और उसके बाद है गिब्स मॉडल एंड एट। मैंने पहले ही बता दिया कि डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होता है और एक्शन प्लान से एंड होता है। डिस्क्रिप्शन होता है व्हाट हैपेंड, एक्शन होता है इफ़ इट अरोस अगेन व्हाट वुड यू डू। अगर फिर से कोई काम होता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस तरह से ये होगा जाएगा 8। और 9 नंबर है स्टेजेस ऑफ गिब्स मॉडल। स्टेजेस जो गिब्स मॉडल की हैं वो मैंने सारी लिखी हैं। पहली नंबर पर है डिस्क्रिप्शन, दूसरे नंबर पर है फीलिंग। डिस्क्रिप्शन कहा जाता है व्हाट हैपेंड, फीलिंग कहा जाता है व्हाट वर यू थिंकिंग एंड फीलिंग। उसके बाद है इवोलेटिंग, इवोलेटिंग कहा जाता है व्हाट वाज गुड एंड बैड अबाउट द एक्सप्रेशन। उसके बाद एनालिसिस, व्हाट सेंसेस कैन यू मेक ऑफ द सिचुएशन। उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन होता है व्हाट एल्स कुड यू हैव डन। और उसके बाद एक्शन प्लान, इट इज़ अरोस अगेन व्हाट वुड यू डू। ये होता है गिब्स मॉडल। 10 नंबर है रिफ्लेक्टिव जर्नल इज़ आल्सो कॉल्ड लर्निंग जर्नल। जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है उसे लर्निंग जर्नल भी कहा जाता है। उसके बाद है टीचिंग पोर्टफोलियो इज़ अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स डॉक्यूमेंट्स दैट चेंजेस ओवर टाइम। सिस्टमेटिक कलेक्शन कहा जाता है। टीचिंग पोर्टफोलियो भी अहम टॉपिक है। और उसके बाद है फॉर्मेट ऑफ टीचिंग पोर्टफोलियो। फॉर्मेट जो है टीचिंग पोर्टफोलियो का वो क्या है? टाइटल पेज एंड टेबल कंटेंट, टीचिंग एंड असेसमेंट एक्टिविटीज़, रिफ्लेक्शन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, रिव्यू ऑफ रीडिंग। ये टीचिंग पोर्टफोलियो की जो फॉर्मेट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। रेफरेंसेस वेयर एवर इज़ अप्रोप्रिएट, रेफरेंस भी दे जहाँ पर अप्रोप्रिएट हो। चेट अटैच अपेंडिक्स वेयर एवर इज़ अप्रोप्रिएट, अपेंडिसेस भी यूज़ करें जहाँ पर जो हो अप्रोप्रिएट हो वो भी, तो वहाँ पर अटैच करें उसको। और उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि टीचिंग फ़िलासफ़ी का, जो कि अहम टॉपिक है। फ़िलासफ़ी हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन टीचर बोथ इन टर्म ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर। जो है फ़िलासफ़ी का ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है थिंकिंग और बिहेवियर दोनों में। उसके बाद 13 नंबर है इसेंशलिज्म इज़ लर्निंग द इसेंशियल लाइक 3 आवर्स। इसेंशलिज्म जो है एक प्रोसेस है जिसमें लर्निंग होती है 3 आवर्स की। ये कह सकते हैं कि 3 आवर्स लर्निंग इज़ कॉल्ड इसेंशलिज्म।
उसके बाद बहुत अहम क्वेश्चन है, रोल ऑफ द हेड मास्टर, जेडीज ऑफ हेड मास्टर क्या होती हैं। इंस्ट्रक्शनल वर्क होता है हेड मास्टर का, करिकुलम डेवलपमेंट होती है, सिलेबी प्रिपरेशन होती है सिलेबस की और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टाफ में, अलॉटमेंट ऑफ को सर्कुलर ड्यूटीज़ होती है, टाइम शेड्यूल होता है, टाइम शेड्यूल की डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद स्कूल कैलेंडर, और उसके बाद है प्रोफेशनल बिडिंग सोर्स में क्या क्या आता है, मास्टर रोल, सर्विस बुक, मूवमेंट रजिस्टर, ये जो है प्रोफेशनल बिडिंग्स में आते हैं। उसके बाद हमारे पास है, और उसके बाद है 15 स्टूडेंट्स रोल इज एक्टिव लर्नर, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्वर। स्टूडेंट का जो रोल होता है वो एक्टिव लर्नर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, क्रिटिकल थिंकर होते हैं, और स्टूडेंट को किया भी इस तरह से चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकर हो। और उसके बाद ICT स्टैंड्स फॉर, ICT तो बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन इसका आब्रेविएशन हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद 17 नंबर हैं। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि ये आब्रेविएशन है और बहुत सारी जॉब्स में आते रहते हैं। DSE स्टैंड फॉर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। DSE का हो जाएगा डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। और उसके बाद है DNFE एंड ए स्टैंडर्ड्स ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड लिटरेसी। यह भी एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट का पार्ट है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड लिटरेसी का। और उसके बाद है DGI एंड RPES स्टैंड्स ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड रेगुलेशंस ऑफ प्राइवेट एजुकेशन सिंध। यह भी एक एजुकेशन का जो है पार्ट है, एक एजुकेशन का। TEI, ये तो आपने बहुत सुना होगा लेकिन बहुत बार आ भी चुका है जॉब्स में। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कभी DTI लिखा हुआ होता है तो फिर हो जाएगा डायरेक्टोरेट ऑफ टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हो जाएगा DTI। और उसके बाद 21 है जो आ चुका है एक दो बार, RSU आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका जो ऑपरेशन हो जाएगा, जो स्टैंड है जिस चीज़ का, वो है रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट। और उसके बाद है स्टेडा। स्टेडा क्या है? सिंध टीचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्टेडा सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्टेडा कहते हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास के पाइट में ट्रेनिंग होती है, अभी भी हो रही है टीचर्स की। तो पाइट क्या है? प्रोविंस इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन। पाइट कहते हैं प्रोविंस टीचर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन को पाइट कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं 24 पर। 24 है PCWSCC स्टैंड्स फॉर प्रोविजनल करिकुलम मिक्स एंड सिंध करिकुलम काउंसिल। PCWSCC का मतलब है प्रोविजनल करिकुलम मिक्स एंड सिंध करिकुलम काउंसिल हो जाएगा। उसके बाद 25 है डकार इसे कहते हैं, स्टैंड्स फॉर DCAR, डायरेक्टोरेट ऑफ करिकुलम एंड रिसर्च। ये जो था एजुकेशन पॉलिसी 1970 की तरह से इस्टेब्लिश हुआ था, और इस पे जो था इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन स्पेशल चिल्ड्रेन थी। और उसके बाद STBB स्टैंड्स फॉर सिंध टेक्स्ट बोर्ड। STBB जो था सिंध टेक्स्ट बोर्ड, यह भी एक जो था 1971 को इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद है सेफ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन। सेफ जो था इस्टेब्लिश किया गया था एक्ट 1992 को। ये सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज़ है, यानी कि ये गवर्नमेंट है, और 1992 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मेरे वाइस को गौर से सुनना है, जो ईयर बता रहा हूँ उनको नोट करना है, मैंने नहीं लिखे लेकिन आपको ज़हन में रखने है ये। और 28 है स्कूल एजुकेशन है 3 डिपार्टमेंट। स्कूल एजुकेशन जो है उसमें 3 डिपार्टमेंट है, ये मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि उसके 3 डिपार्टमेंट है। कौन कौन से हैं वो मैं बता रहा हूँ। सेल्ड हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स आर स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड डिपार्टमेंट।
यानी कि सेल्ट के अंदर 3 डिपार्टमेंट है, कॉलेज है, स्कूल है और यूनिवर्सिटी और बोर्ड जो है वो आ जाते हैं, यानी कि 3 डिपार्टमेंट SELD के अंदर काम करते हैं। और उसके बाद है सिंध एजुकेशन आल्सो डेवलप्ड सिंध हायर कमीशन। सिंध एजुकेशन जो है उसने सिंध हायर कमीशन जो है वो भी बना लिया था, जिसे हैक हम कहते हैं। तो ये भी आ सकता है आपको, हैक का ऑपरेशन क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, उसके बाद है 31 सेल्ट एवरी डिपार्टमेंट हैज़ अ, जो सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट होता है कोई भी सेल्ट का, तो उसमें सेक्रेटरी मौजूद होता है। और उसके बाद है सिंध हायर एजुकेशन कमीशन हैज़ अ चेयरमैन। हर को सेक्रेटरी होता है और जो हैक का डिपार्टमेंट है उसका चेयरमैन होता है, हैक का चेयरमैन होता है सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का। ठीक है, उसी के बाद है 33 क्वेश्चन के नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड लिटरेसी डील विथ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू नो फॉर्मल एजुकेशन एंड लिटरेसी। पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम से जो रिलेट करते हैं कोई भी एजुकेशन फॉर्मल पॉलिसी ना हो उसमें से। ठीक है, उसके बाद है 34 नंबर विजन ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। विजन है जो स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का, उसका काम क्या है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, सबको इक्वल रखता है। यही विजन है स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि हम अब चल रहे हैं करिकुलम सिलेबस और स्कीम ऑफ स्टूडेंट की तरफ। ये बहुत अहम टॉपिक है। 35 नंबर उसके बाद है व्हाट इज़ करिकुलम। करिकुलम इज़ रेफर टू व्हाट इज़ ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। करिकुलम उसको कहते हैं जो स्टूडेंट को ऑफ़र किया जाए किसी भी एजुकेशनल इदारे में, उसको करिकुलम कहा जाता है। और व्हाट इज़ सिलेबस। व्हाट इज़ सिलेबस, सिलेबस क्या होता है। द सिलेबस कंसिस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। सिलेबस उसे कहते हैं कोई टॉपिक्स हो कि कौन से टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे किसी सब्जेक्ट में, उसे सिलेबस कहते हैं। और व्हाट व्हाट इज़ द स्कीम ऑफ स्टडीज़। स्कीम ऑफ स्टडीज़ रेफर टू द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ एन एकेडमिक कोर्स। स्कीम ऑफ स्टडी इसको कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर बनाई जाए कि कंटेंट की किस तरह से कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा, तो उसे स्कीम कहते हैं। सिलेबस सिलेबस कंटेन कॉन्सेप्ट कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। सिलेबस जो होता है वो एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। करिकुलम कंटेंट्स ओवरऑल कंटेंट, जो पूरा कंटेंट होता है सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उसे करिकुलम कहते हैं। और सिलेबस जो होता है एक सब्जेक्ट का होता है। सिलेबस इज़ इन अ सब्जेक्ट, सिलेबस जो होता है एक सब्जेक्ट होता है। करिकुलम इज़ अ कोर्स। ये देखिए मेन पॉइंट है जो मैं कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करवा रहा हूँ साथ साथ। सिलेबस एक सब्जेक्ट होता है और करिकुलम एक कोर्स होता है। तो इस तरह से ये आपका आइडियाज़ भी क्लियर हो रहा है कि इनमें डिस्टिंग्विश भी किया है। अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 42 नंबर है नेचर ऑफ सिलेबस इज़ डिस्क्रिप्टिव। जो नेचर है सिलेबस की वो डिस्क्रिप्टिव होती है, वाज़िह तौर होती है। और नेचर ऑफ करिकुलम इज़ प्रिस्पेक्टिव। नेचर जो करिकुलम की होती है वो प्रिस्पेक्टिव होती है। ये देखिए पॉइंट्स जो हैं आपकी क्लियर हो रही हैं। और उसके बाद 44 है फोकस ऑफ सिलेबस इज़ नैरो। जो सिलेबस का फोकस होता है वो नैरो होता है, मेन पॉइंट्स होती है। और उसके बाद फोकस ऑफ करिकुलम इज़ वाइड। करिकुलम का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वाइड होता है। तो आगे चलते हैं 46 है उसके बाद सिलेबस इज़ प्रिपेयर्ड बाय एग्ज़ाम बोर्ड। जो एग्ज़ाम बोर्ड्स होते हैं वो सिलेबस को प्रिपेयर करते हैं। और करिकुलम इज़ प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ऑफ एजुकेशन के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो, वो करिकुलम को प्रिपेयर करते हैं। ये अहम पॉइंट्स हैं, आप रिमेंबर करते जाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। टर्म्स जो होता है एक ईयर होता है और उसका उससे ज़्यादा। उसके बाद है 48 SLO स्टैंड्स फॉर। ये तो आ भी सकता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। SLO कहा जाता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जो है उसको SLO कहते हैं। ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद 49 नंबर पर है, ये भी एक अहम टॉपिक है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड का।
इन्फेंसी बिगिन एट बर्थ, इन्फेंसी एंड्स एट 2 ईयर्स। यानी बर्थ से 2 ईयर तक इन्फेंसी होती है। यानी कि कोई भी आपसे पूछे इन्फेंसी क्या है, तो ड्यूरिंग बर्थ, आफ्टर बर्थ एंड देन 2 ईयर्स। ड्यूरिंग इन्फेंसी फिजिकल ग्रोथ ऑफ अ बेबी इज क्रॉलिंग, सिटिंग अप, रोलिंग ओवर एंड वॉकिंग। जो इन्फेंसी होती है उसके दौरान बच्चा जो है चल सकता है, और जो है घूम सकता है। और उसके बाद 52 है, द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट्स फ्राम 2 to 6 ईयर। जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 से 6 ईयर्स तक होती है। फिजिकल ग्रोथ अकर्स मच मोर स्लोली, इसमें फिजिकल ग्रोथ बहुत कम होती है, इन्फेंसी में बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद 54 है, इंक्रीज ड्रामेटिकली मोटर स्किल्स एंड आर नाउ एबल टू। जो उसका जो मोटर स्किल्स है वो इंक्रीज होता है, वो क्या कर सकता है, रन कर सकता है, जंप कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है, एंड बैलेंस। तो ये था 54। उसके बाद 55 नंबर है, कॉग्निटिव प्रोसेस स्पीड। कॉग्निटिव प्रोसेस जो है उसमें स्पीड जो है इंक्रीज होती है। और 56 से अलो टू एडवांस थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल एज आवर नेटिव लैंग्वेज। जो है ये एडवांस थिंकिंग करता है, रीजनिंग और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी क्वालिटी आ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिडिल चाइल्डहुड। यानी कि मिडिल चाइल्डहुड जो है 6 ईयर से 12 ईयर्स तक होता है। इसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है हाइट की एंड वेट की। ग्रोथ ऑफ हाइट एंड मे वेट भी ग्रोथ, वेट की और हाइट की ग्रोथ होती है। और चिल्ड्रेन क्या होता है, बिकम फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर। चिल्ड्रेन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर भी हो जाता है, फास्टर भी हो जाता है इस मिडिल चाइल्डहुड में, ये आप ध्यान में रखते हैं। और उसके बाद बहुत अहम पॉइंट्स हैं। एक होता है सेंसरी मोटर स्टेज, परसेप्शनल जो है प्रिपरेशनल स्टेज, और उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होते हैं, और फॉर्मेटिव ऑपरेशनल स्टेज होते हैं। ये जो है बहुत अहम है। उसमें सबसे पहले जो है सेंसरी मोटर स्टेज है, बर्थ टू 2 ईयर्स तक होते हैं। इसमें बच्चा मूवमेंट कर सकता है, सेंसेशन कर सकता है, और उसके बाद सकिंग, गैस्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग कर सकता है इसमें। उसके बाद 60 नंबर है प्रिपरेशनल स्टेज। प्रिपरेशनल स्टेज में जो बच्चा है वो लर्न कर सकता है वर्ड्स को पिक्चर के हिसाब से, पिक्चर को अंडरस्टैंड कर सकता है, रियलाइज़ कर सकता है खुद के एक्शन को, और थिंक कर सकता है, और लैंग्वेज के बाबत ज़्यादा जान सकता है, और जो है कंक्रीट टर्म्स कर सकता है, और उसके बाद जो है पीपल एंड ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ उनको पहचान सकता है 2 to 7 ईयर्स के दौरान। ये उसके बाद है कंक्रीट। उसके बाद 61 नंबर की तरफ चलते हैं, कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज जो है 7 to 11 ईयर से होती है। थिंकिंग इस एज में थिंकिंग होती है, लॉजिकली थिंकिंग, अंडरस्टैंड द कन्वर्जेशन, और इंडक्टिव लॉजिक जो है इस एज में होते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 7 to 11 ईयर, इसमें ये सारे स्टेजेस आ जाती हैं। उसके बाद 62 नंबर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 ईयर टू ऑनवर्ड्स होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि 12 ईयर्स के बाद ये होती है द एडोलेसेंट और यंग एडल्ट बिगिंस टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम। जो बच्चा होता है वो यंग एडल्ट जो होता है होने होने लगता है, और जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइपोथेटिकली प्रॉब्लम्स को। उसके बाद 63 नंबर है इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, टीन्स बिगिन टू थिंक। इनफॉर्मल स्टेज में क्या होता है कि टीन्स एज बिगिन होने लगती है, और मोर अबाउट मॉरल, फिलोसॉफिकल, इथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो है वो समझना शुरू करता है। यानी कि जो सियासत है और समाजी है और इथिकल है, इनसे उनका रिलेशनशिप बनता है, और वो इन स्टेज पर जाता है। और उसके बाद 64 है डिसलेक्सिया जो है। इसमें ये एक डिजीज़ है जो अहम टॉपिक है बहुत पेडागोजी का, जिसमें जो आने की भी बहुत सारी चांस है। डिसलेक्सिया जो है स्टूडेंट कांट रीड प्रॉपरली, इसमें जो स्टूडेंट है ठीक तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। और
डिसकैलकुलिया जो है स्टूडेंट लैक्स ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नंबर एंड लर्न मैथमेटिक्स स्किल्स मैथमेटिक्स फैक्ट। इस जो डिजीज़ में है स्टूडेंट को एबिलिटी की कमी होती है, वो नंबर्स वगैरह और मैथमेटिक्स जो है उसको समझने में उसको प्रॉब्लम्स होता है, तो ये डिसकैलकुलिया होता है। और उसके बाद 66 पर है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में जो है स्टूडेंट की हैंड रिटन एबिलिटी और फाइन मोटर स्किल्स का प्रॉब्लम होता है, यानी कि स्टूडेंट हैंड रिटन जो स्किल है वो उसमें प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि बी को डी समझता है और अल्फाज जो है उल्टे लिखता है। तो उसके बाद है नॉन वर्बल लर्निंग, अनएबल टू फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज। इस नॉन वर्बल लर्निंग में बच्चा जो है बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं समझता था। और ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है, ब्लूम टेक्सोनॉमी अहम टॉपिक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम यूज्ड टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल ऑफ ह्यूमन एग्रीकल्चर। ब्लूम टेक्सोनॉमी की एक लेवल बनाई गई है डिफरेंट, जिसमें जो है 3 लेवल्स आती हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन। ये भी आपको पास आ सकता है क्वेश्चन। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, यानी 3 डोमेन ब्लूम टेक्सोनॉमी में इंक्लूड होते हैं, आते हैं, यानी कि इन डोमेन को समझना ज़रूरी है। आगे मैंने पूरी डोमेन की क्लासेस रखी है तरतीब से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन है टेक्सोनॉमी से। और ब्लूम टेक्सोनॉमी की पहली स्टेज है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो फिर 6 लेवल में कंटेन है। कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल है, वो 6 लेवल कौन से हैं वो भी क्लियर करते हैं। उसके बाद है कॉग्निटिव डोमेन्स लेवल्स। और कॉग्निटिव डोमेन जो है 2001 के हिसाब से, यानी कि जो प्रोसेस था पहले 1956 था और फिर 2001 था, उसके हिसाब से पहले नंबर पर रिमेंबर, और उसके बाद अंडरस्टैंड, और उसके बाद आ जाता है अप्लाई, एनालाइज, इवोल्यूट और क्रिएट। ये 6 जो हैं कॉग्निटिव लेवल है। और उसके बाद ओरिजिनल टेक्सोनॉमी जो है 1956 की, उसके भी 6 है। उसमें पहले नंबर पर नॉलेज आता है। नॉलेज जिसको कहते हैं रिकॉल्स स्पेसिफिक एंड यूनिवर्स। द रिकॉल ऑफ मेथड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड नॉलेज। जो रिकॉल से यानी कि रिमेंबरिंग भी हो सकती है, रिकॉल की मीनिंग ही रिमेंबरिंग है। कॉम्प्रीहेंशन है 73 पे, रेफर अ टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एप्रीहेंशन। उसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन पार्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशन। एप्लीकेशन उसे कहा जाता है जो यूज़ की जाए एब्स्ट्रैक्शन इन पार्टिकुलर और कंक्रीट सिचुएशन में, तो उसे एप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद 75 नंबर है एनालिसिस। एनालिसिस ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन इनटू कंस्टेंट एलिमेंट्स। ब्रेक डाउन किया जाए किसी कम्युनिकेशन को एलिमेंट्स में। उसके बाद है सिंथेसिस, पुटिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स एंड पार्ट्स सो इज टू फॉर्म होल। सिंथेसिस कहा ही उसको जाता है कि किसी चीज़ को मिलाया जाए, पुटिंग टुगेदर। और उसके बाद है इवोल्यूशन, जजमेंट अबाउट द वैल्यू मटेरियल एंड मेथड्स फॉर गिवन पर्पसेस। जो जजमेंट की जाए किसी मटेरियल की, किसी वैल्यू की गिवन पर्पसेस के लिए, उसे कहते हैं इवोल्यूशन। और उसके बाद 78 नंबर पर है 1956 टेक्सोनॉमी के हिसाब से। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 कॉम्प्रीहेंशन, नंबर 3 एप्लीकेशन, नंबर 4 एनालिसिस, नंबर 5 सिंथेसिस और नंबर 6 इवोल्यूशन। आप में से इसी में किसी में से भी आपको पूछ सकता है क्या लेवल 2 कौन सी है, लेवल 3 कौन सी है, लेवल 5 कौन सी है। तो आपको ये रिमेंबर करने होंगे। टेक्सोनॉमी की 2 तरीक़ेकार हुए थे ना, एक 1956 का और एक 2001 का, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी थी। तो इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद 79 पर चलते हैं, द इफेक्टिव डोमेन। डोमेन जो है 3 है, और उसमें पहला जो डोमेन अफेक्टिव डोमेन, पेन, जॉय, ग्रोथ इन एटीट्यूड, इमोशंस एंड फीलिंग्स इंक्लूड्स इन इफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है उसमें आ जाता है दर्द, खुशी और ग्रोथ, और इमोशंस आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाती हैं। उसके बाद द साइकोमेटर डोमेन, फिजिकल फंक्शन। साइको से ही आप समझ सकते हैं फिजिकल होगी इसमें। फिजिकल फंक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, बॉडी मूवमेंट टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन एंड लर्न। जो बॉडी मूवमेंट हो जाती है और जो फिजिकल फंक्शन हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर जो भी काम हो, हाथों को यानी कि हिलाना और कोई भी काम जो मूवमेंट की तरफ हो। और उसके बाद 81 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेथड इंक्लूड्स। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेथड है उसमें क्या क्या आ जाता है। पहले नंबर पर डिस्कशन मेथड,
आप में ऑलमोस्ट आप देखेंगे पास्ट पेपर में इस तरह से दिया गया है कि डिस्कशन मेथड कौन से मेथड में जाता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड, सोक्रेटिक मेथड, टीम टीचिंग मेथड, टॉक चॉक, रेसिटेशन मेथड, फील्ड ट्रिप मेथड, टीम टीचिंग मेथड, इनमें से कोई भी मेथड निकाल कर पेपर वाला आपको दे सकता है HMP टेस्ट के लिए। तो आपको ये रिमेंबर करने होंगे। उसके बाद 82 पर अफेक्टिव डेवलपमेंट मेथड जो है उसके 5 पार्ट्स है। मॉडलिंग मेथड, सिमुलेशन मेथड, ड्रामेटिक मेथड, सिमुलेशन मेथड, और उसके बाद जो है रोल प्लेइंग मेथड। यानी ये जो कंप्लीट मेथड है ये आ जाते हैं इफ़ेक्टिव डोमेन मेथड में। यानी इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट मेथड जो है इसमें ये सारे आ जाते हैं। आप में से इसमें से कोई भी पूछ सकता है आपसे। और उसके बाद है 83 नंबर पर साइकोमोटर डेवलपमेंट मेथड्स इंक्लूड्स फॉलोइंग मेथड। साइकोमोटर डेवलपमेंट मेथड जो है उसमें ये आ जाता है इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिमॉन्स्ट्रेशन, लेबॉर्ट्री, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डाल्टन प्लान, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट। यानी ये जो भी काम है इंक्वायरी से लेकर प्रोजेक्ट तक, प्रोजेक्ट होता है, असाइनमेंट होते आए, यानी कि लेबॉर्ट्री का काम हो, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह हो, कोई इंक्वायरी करनी हो, ये सारे मेथड जो हैं कंप्लीट मेथड आ जाते हैं साइकोमोटर डेवलपमेंट मेथड में। उसके बाद है 84 है लेवल 1। अब मैं आपको सारी लेवल बता रहा हूँ कि कौन सी लेवल में क्या होगा। लेवल 1 रिमेंबर है, रिमेंबर में आ जाएगा रिकॉग्नाइजिंग, लिसनिंग, डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग नेम, लोकेटिंग, फाइंडिंग प्रोडक्ट, क्विज, डेफिनेशन, फैक्ट, वर्कशीट, टेस्ट, लेबल, लिस्ट, वर्कबुक। इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है किस में जाएगा, तो आप कहेंगे लेवल 1 रिमेंबर में जाएगा। उसके बाद लेवल 2 है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में क्या आ जाते हैं, कौन से एक्शन आ जाते हैं। तो इंटरप्रिटिंग, एक्सप्लिफाइंग, समराइजिंग, इन्फेरिंग, क्लासीफाइंग, कंपेयरिंग, शो, टेल, एक्सप्लेनेशन, पैराग्राफिंग। और इसमें प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, रेसिटेशन, समरी, कलेक्शन, एक्सप्लेनेशन, शो, टेल, ये सारी प्रोडक्ट्स इसमें आ जाती हैं। एक एक्शन वर्ड्स है, एक प्रोडक्ट है। यानी कि जो एक्शन वर्ड्स भी आपसे पूछ सकता है, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है कि ये कौन सी लेवल में जाएंगी और किस कैटेगरी में जाएंगी, और जो होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या होगा वो। तो ये आपको रिमेंबर करने होंगे। और उसके बाद है 3rd नंबर अप्लाई। लेवल 3 जो है अप्लाई में जो एक्शन वर्ड है वो कौन से आ जाते हैं, इम्प्लीमेंटिंग, सॉल्विंग, कलेक्टिंग, यूजिंग, शोइंग, प्रोड्यूसिंग। और इसकी जो प्रोडक्ट आ जाती हैं लेवल 3 की, इलस्ट्रेशन, सिमुलेशन, स्कल्पचर, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, परफॉर्मेंस, डायरी, जनरल। यानी ये सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन जो वगैरह हम देते हैं और इंटरव्यूज़ वगैरह हो जाता है, परफॉर्मेंस जो हो जाता है, ये सारे अप्लाई मेथड में आते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाती है। तो ये आपको रिमेंबर करने होंगे। और ये बहुत अहम टॉपिक्स है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी जो है ये आपको एनी हाउ रिमेंबर करनी होगी। और उसके बाद है लेवल 4 एनालाइज। एनालाइज में क्या आ जाता है, कंपेयरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डीकंस्ट्रक्टिंग, एट्रीब्यूटिंग, आउटलाइनिंग, स्ट्रक्चरिंग, इंटीग्रेटिंग। और ये जो सारी कैटेगरी हैं ये लेवल 4 में आ जाती हैं, एनालाइज में। तो उसके बाद चलते हैं लेवल 5। लेवल 5 हमारे पास कौन सी होगी, लेवल 5 जो है हमारे पास वो अपर लेवल है और उसे कहते हैं इवोल्यूट। इवोल्यूट में कौन सी चीज़ें आती हैं, चेकिंग, हाइपोथेसाइजिंग, क्रिटिकोइंग, एक्सपेरिमेंटिंग, जजिंग, टेस्टिंग, डिटेक्टिंग, मॉनिटरिंग। ये जो है अहम काम है, बहुत ही अपर लेवल है ये। और प्रोडक्ट इसमें कौन सी आ जाती हैं, डिबेट, पैनल, रिपोर्ट, इवोल्यूशन, स्पीच, इन्वेस्टिगेशन, वर्डिक्ट, कंक्लूजन, परसिव जो हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं लेवल 5 अविलेट की प्रोडक्ट में।
तो ये जो लेवल्स हैं ये बहुत अहम है, मैं बार बार आपसे यही बात कर रहा हूँ। तो साजिद स्वाट को सब्सक्राइब करें, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह कल आपको टेस्ट से पहले इसको ज़रूर देख कर जाना है, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगा। और उसके बाद है लेवल 6 और लास्ट लेवल ब्लूम टेक्सोनॉमी की, क्रिएट, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, प्लानिंग, प्रोड्यूसिंग, इन्वेंटिंग, रिवाइजिंग, मेकिंग, ये सारी जो हैं क्रिएट के एक्शन वर्ड्स हैं। और उसके बाद जो प्रोडक्ट हैं क्रिएट की, स्टोरी, प्रोजेक्ट, प्लान, पेंटिंग, सॉन्ग, मीडिया प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट, ये जो हैं ये क्रिएट है, यानी कि क्रिएशंस, कोई चीज़ क्रिएट करना, इसमें क्रिएशंस होती है। सॉन्ग जो होता है उसको क्रिएट किया जाता है, प्रोजेक्ट जो होता है वो भी क्रिएट किया जाता है, स्टोरी भी क्रिएट की जाती है, पेंटिंग भी क्रिएट की जाती है। तो उसके बाद 90 नंबर है, असेसमेंट का भी अहम टॉपिक है, यानी कि पेडागोजी में। व्हाट इज़ एन असेसमेंट? असेसमेंट इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग। असेसमेंट फोकस व्हाट स्टूडेंट नो। यह क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है IBA के HM में कि असेसमेंट इज़ अ इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग, असेसमेंट फोकस व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, ये आ चुका है। उसके बाद है सोमेटिव असेसमेंट, यूलेट स्टूडेंट लर्निंग स्किल्स, एक्विजिशन एंड एकेडमिक अचीवमेंट जो है ये सोमेटिक असेसमेंट में आ जाती हैं, यानी कि स्टूडेंट की जो एकेडमिक अचीवमेंट वगैरह हैं ये सारी सोमेटिक असेसमेंट में आ जाती हैं। उसके बाद 92 है, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट रीच अ लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, क्वालिटिव रीजनिंग, क्वांटिटिव रीजनिंग। ये तो मैंने बायोलॉजी के क्लास में भी समझाया था कि जो रीजनिंग हो और उसकी मोर गिवन स्टेटमेंट बन जाए और लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन हो तो उसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद है 93, प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट एजुकेशन कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड, टीचर, प्रिंसिपल, सोसाइटी। प्रोग्रेसिविज्म इस चीज़ पर बिलीव करता है कि ये जो एजुकेशन है वो आई है एक्सपीरियंस से, चाइल्ड के एक्सपीरियंस से। किससे? चाइल्ड के एक्सपीरियंस से, टीचर, प्रिंसिपल, सोसाइटी। प्रोग्रेसिज्म बिलीव करती है कि चाइल्ड जो है उसके एक्सपीरियंस से ये प्रोग्रेसिज्म आती है। उसके बाद प्रोग्रेसिज्म का ही टॉपिक, बिलीव्स दैट चिल्ड्रेन लर्न इन तो स्टूडेंट्स जो है, चिल्ड्रेन जो है कहाँ से लर्न करता है? ए ऑप्शन है क्लोज्ड इन्वायरमेंट, बी कंपटीशन, सी आइसोलेशन, डी कम्युनिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कम्युनिटी। जो चिल्ड्रेन है वो नॉलेज गेन करता है कम्युनिटी से। उसके बाद 95 है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइज लर्निंग बाय रीडिंग, राइटिंग, डूइंग, इंजॉइंग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है, ताकीद करती है? किस चीज़ पर? रीडिंग पर, पढ़ने पर, लिखने पर, या करने पर, या इंजॉय करने। तो डूइंग करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी 95 का। उसके बाद है 96, डायलैक्टिक मेथड। डायलैक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय। डायलैक्टिक मेथड जो है इंक्वायरी की वो किसने क्रिएट की? सॉक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल और जॉन डेवी। ये एक मेथड से पूछ रहा है कि ये किसने क्रिएट किया था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 97 है, द टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट शेयर नॉलेज विथ अदर स्टूडेंट थ्रू अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज। एक टीचिंग अप्रोच जिसमें स्टूडेंट अपनी नॉलेज दूसरे स्टूडेंट से शेयर करता है, एक स्ट्रक्चर हो इस तरह का, उसको क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव क्लासरूम, कोऑपरेटिव बिहेवियर मॉडल, कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। तो इसका करेक्ट हो जाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। उसके बाद 98 है, रीडिंग और लुकिंग एट मटेरियल क्विकली टू गेन इन ओवरकम ऑफ द कंटेंट, to gain an outcome of the content
इज़ द रीडिंग टेक्निक कॉल्ड? साइलेंट रीडिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग, नन ऑफ दीज। एक रीडिंग मटेरियल लिखा जाए हासिल करने के लिए, रीडिंग टेक्निक के लिए, उसे क्या कहते हैं? स्किमिंग कहते हैं। और उसके बाद 99 है, चिल्ड्रेन आर यूजुअली egocentric during tests and test stages. Sensometer, proportional, और उसके बाद है प्रिपोर्शनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मेट ऑपरेशनल। तो ये जो बच्चे होते हैं वो इकोसेंट्रिक होते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है, और इसके साथ हमारा क्लास ख़त्म होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस 100 क्वेश्चन को आप देखकर HM की टेस्ट में बैठेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ज़रूर कामयाबी अता करेगा। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एनी मेथड ऑफ टीचिंग which involves 2 or more student can be termed as। एक मेथड और टीचिंग का जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हों, एक साथ पढ़ रहे हों, तो उसे क्या कहते हैं? क्लास टास्क, ग्रुप वर्क, क्लास वर्क, ग्रुप टास्क। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसको ग्रुप वर्क कहते हैं। साजिश वर्ड को सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किया तो साजिश वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की टेस्ट है। सब बहन भाइयों के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी बहनों और भाइयों को कामयाबी अता फरमाए। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल सबको कामयाबी अता करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।